हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी जने? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जेई नीट चैनल पे, हमारे उत्कर्ष के चैनल पे। जैसे कि हमने देखा, पहले भी वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, पीवाईक्यू सीरीज चल रही है आपकी, और फिजिक्स के अंदर मैं शरद माथुर आपके लिए आगे लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एनटीएससी में जो आए हुए हैं, उनका डिस्कशन शुरू करते हैं। बिल्कुल भी समय नहीं गवाते हुए शुरुआत की जाती है। देखें, यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं सारे ईयर। 2020-21 रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब मार्क्ड एस 220 वोल्ट 100 वॉट इज। कोई बल्ब है जिसका वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट और वॉटेज दे रखी है हमारे को 10 वॉट। उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालना है? तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। सीधा डेटा पुट करें। रेजिस्टेंस जो है उसका बल्ब का फिक्स ही ऐसे किया जाता है कि कितने वोल्टेज पे उसको अप्लाई करेंगे और उसकी पावर रेटिंग हम कितनी चाहते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं V की वैल्यू आएगी 220, तो उसकी जो रेटिंग है दैट इज 220 वोल्ट्स। तो आप करें 220 का स्क्वायर V स्क्वायर, और पावर उस बल्ब की रिक्वायर्ड है 10 वॉट। तो नीचे क्या 10, तो ये 10 का जीरो और 220 का एक जीरो कटा। 22 इंटू 22 इज 484, पीछे एक जीरो, दैट मीन्स 4840 शुड बी द आंसर। तो ये इस पर्टिकुलर बल्ब का रेजिस्टेंस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एनटीएससी स्टेज 1 2019-20 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायग्राम दिख रहा है। हमको पूछा है इस गिवन सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी, जो करंट इस पर्टिकुलर बैटरी से ड्रॉ किया जा रहा है। बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो अगर हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकें तो हमें पता है करंट कितना हो जाएगा। करंट हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू दे रखी है 6 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। तो इस क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने भाई। तीन रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको, 3 ओम 3 ओम 3 ओम के पैरेलल में। अगर इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस है और पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं उस नंबर से आप उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिवाइड कर दें। तो इसका आंसर आएगा 3 डिवाइड बाय 3, दैट विल बी 1 ओम। तो यहां से यहां तक का जो सेक्शन है इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, और वो अगले दो 1 ओम के साथ में लगा हुआ है सीरीज में। तो फाइनल आर इक्विवेलेंट जो आया वो आया टोटल हमारा 3 ओम। इसको अगर आप एक स्टेप और लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 ओम प्लस 3 ओम पैरेलल विद 3 ओम पैरेलल विद 3 ओम प्लस 1। तीन रेजिस्टेंस 3 ओम के पैरेलल में, आंसर आएगा 1। तो फाइनल आंसर विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट विल बी 3 ओम इटसेल्फ। तो रेजिस्टेंस 3 ओम है, 6 वोल्ट से डिवाइड करेंगे 3 ओम को, आंसर मिलेगा 2 एम्पियर। तो इस बैटरी से 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ किया जा रहा है। क्या ऑप्शन में मिल रहा है हमें? जी हाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रिसिटी पे कम से कम 2 क्वेश्चन और कई बार 3 क्वेश्चन मिलते हैं हमको स्टेज 1 में, सभी स्टेट्स में। तो आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से करने हैं। विच टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला सीधा पूछा गया 2019-20 राजस्थान। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? वी आई है, बिल्कुल है। आई स्क्वायर आर है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी है। क्या नहीं है पूछा गया है? विच इज नॉट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो कौन सा टर्म नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, वी डिवाइड बाय आई नहीं हो सकता, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, आंसर करेक्ट है। फॉर्मूले ये तीनों सही है पावर के। पूछा गया था कौन सा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, चले भी आगे अगला क्वेश्चन। ओके सरोज, हेलो। द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज हैविंग मोर यूज टाइम एंड लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। 2019 राजस्थान एनटी स्टेज 1, किसका कंजम्पशन सबसे कम है और किसकी लाइफ सबसे ज्यादा है? सीधा सा आंसर है एलईडी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है पिछले 8-10 सालों में, आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह हमने जो है चीजें जो है बल्ब जो है वो एलईडी से रिप्लेस करे हैं। इवन हमारे जो टीवी भी पुराने सीआरटी बेस्ड होते थे वो भी हम एलईडी बेस्ड लेके आने शुरू हो गए हैं। तो इनकैंडेसेंट बल्ब जो हमारा पुराना बल्ब होता था, सीएफएल जो बीच में आया था उसके बाद में, एलईडी एंड ट्यूबलाइट। तो ऑप्शन इज एलईडी। एलईडी का पावर कंजप्शन सबसे कम होता है और इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। मिथिलेश कुमारी, हेलो, कैसे हैं आप? चलें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज। रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्वेश्चन वाला है। स्टेज 1 2019, कितना आंसर है? बहुत ही सीधा आंसर है। देखिए भाई, यहां से यहां 10 ओम और 10 ओम सीरीज में है, 20 ओम बनेगा। ये 10 और 10 क्या सीरीज में है ए और बी के अक्रॉस? इसका क्या आंसर आएगा? 20। और एक 10 ओम और लगा रखा है इसके अक्रॉस। तो ये रेजिस्टेंस का जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन गया। ऊपर 10 और 10 जो इधर जो दिख रहा है उसको मैंने बना दिया 20 ओम। एक 10 ओम डायरेक्ट जा रहा है ए टू बी, और एक 10 ओम टू 10 ओम यहां नीचे से आ रहा है, तो ये भी हुआ हमारा 20 ओम। अब इसको एक तो तरीका है तो पूरा लिखो 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/10, या इसका ऑब्जेक्टिव पेपर में हमें फटाफट आंसर निकालना चाहिए। कैसे निकालेंगे भाई? ये 20 ओम और ये 20 ओम ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट आंसर आएगा 10 ओम। उस 10 ओम को इस 10 ओम के साथ अगर वापस पैरेलल में जोड़े तो आंसर आना चाहिए 5।
इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस है आर और आर, पैरेलल में है, तो उसका आंसर आता है R/2। उस हिसाब से हमने 20 ओम और 20 ओम को लिया, आंसर निकाला 10। वो 10 ओम का रेजिस्टेंस इस 10 ओम के साथ में वापस पैरेलल में है, तो 10 और 10 पैरेलल में, तो आंसर आएगा 5 ओम। तो फाइनल आंसर विल बी 5 ओम। अदरवाइज हम एग्जाम में थोड़ा और समय देना चाहें तो 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/R इक्वलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव पेपर में हमें हमेशा ट्राई करनी चाहिए जहां तक हो सके क्वेश्चन अगर ओरली हो रहा है सॉल्व तो उसको ओरली ही करें, समय बचाने के लिए करें। देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एनटीएस स्टेज 1 2019, क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला है मैच द कॉलम। बहुत ही आसान है। पहला क्या दिखा हुआ है, वोल्ट मीटर, तो इसमें से वोल्ट मीटर का सिंबल कौन सा है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करता है तो उसका सिंबल है हमारा ऐसे गोला बना के वी लगा हुआ होता है, ए लिखा होता है तो अमीटर, वी लिखा हुआ है तो वोल्ट मीटर। तो ए ऑप्शन थर्ड से मैच हो रहा है। बी रेयोस्टेट, रेयोस्टेट आपको चलते सर्किट में जब ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बदलना हो, जब हम ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में काम में लेते हैं, उसका सिंबल ये रहा। तो रेयोस्टेट का सिंबल है फोर्थ, ये सिंबल होगा रेयोस्टेट का। तो बी का हो गया 4। सी क्या है, इलेक्ट्रिकल सेल, सबसे पहला इलेक्ट्रिकल सिंबल जो सिखाया जाता है क्लास 7th 8th में, ये रहा इलेक्ट्रिकल सेल का सिंबल, ये रहा, तो ये बनेगा फर्स्ट। ऑब्वियसली डी क्या होना चाहिए, प्लग इन की, प्लग इन की ये रही, तो इसका इसका सिंबल प्लग इन की का सेकंड ऑप्शन। तो ये मैच कहां हो रहा है इन चारों में, ए का थर्ड चार ऑप्शन में है, बी का फोर्थ सेकंड और बी और डी ऑप्शन में है, सी का 1 लास्ट ऑप्शन और डी का सेकंड। तो ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर, मैच द फॉलोइंग। बिल्कुल सीधा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग लगाने जैसी चीज थी नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल चीज, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। देखें अभी 2018 राजस्थान एनटीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 4 बल्ब है जिनकी रेटिंग दे रखी है हमारे को, 4 बल्ब है 100 वॉट ईच, ऑपरेट्स फॉर 6 आवर्स पर डे, 6 घंटे हर रोज इस्तेमाल किया जा रहा है उनको। हमें बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 30 दिन तक ऐसा हो तो 5 रुपए पर किलोवाट आवर के हिसाब से कितने रुपए का बिल आएगा। बल्ब कितने हैं, 4, तो आप बोलोगे 4 बल्ब्स इनटू 100 वॉट ईच, ये वॉटेज, कितने आवर पर डे, 6 आवर पर डे। तो ये है पर डे की यूनिट कंजम्पशन, एक दिन में कितनी पावर आपकी कंज्यूम हो रही है यूनिट वाइज, वो आप यहां से निकाल सकते हैं। वो आ रही है आपकी 4 इंटू 100 इंटू 6, 4 बल्ब्स 100 वॉट ईच फॉर 6 आवर, तो ये बन के आ रहा है आपका 2400 वॉट आवर में। लेकिन 1 किलोवाट आवर इज 1 कॉमर्शियल यूनिट, तो किलोवाट आवर में ये चीज कितनी बन जाएगी, अगर हम इसी चीज को लिखें किलोवाट आवर में, तो ये बन के आ रही है 2.4। तो एक्चुअली हम 2.4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 1 डे, तो आप लिखेंगे 1 डे कंजम्पशन इज 2.4 यूनिट्स। तो फॉर 30 डेज, यूनिटरी मेथड कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर 30 डेज इट विल बी 30 इंटू 2.4, ये कितना हो जाएगा, एक जीरो हटा तो 24 बन गया, तो 24 इंटू 3, 24 3 जा आपके 72 यूनिट्स। तो 72 यूनिट्स आ रही हैं फॉर 30 डेज, एक यूनिट पे लग रहे हैं 5 रुपए, एक यूनिट पे लग रहे हैं 5 रुपए, तो टोटल 72 यूनिट्स पे कितने लगेंगे, बिल कितना आएगा, बिल आएगा 5 रुपीज पर यूनिट, एंड यूनिट कंज्यूम्ड आर 72 यूनिट्स इन 30 डेज, तो इट विल बी रुपीज 360 फॉर 30 डेज। तो 360 ऑप्शन है, ऑप्शन ए। PYQ सीरीज है मिथिलेश कुमारी, तो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनटीएससी में आए हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। चलें, राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2018, वापस डायग्राम से आइडिया लग रहा है कि क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है हमको पता है, सीधा सीधा इन्होंने रेजिस्टेंस ही पूछा है, कोई करंट वरेंट की बात ही नहीं करी है। आर इक्विवेलेंट निकाल दो, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में सेम वैल्यू के, तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना आया, 1/3 ओम। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में फटाफट करना होता है, इसको सब्जेक्टिव पेपर की तरह सॉल्व करने नहीं बैठ सकते हम कि 1 है, उसको भी निकाल के देख रहे हैं हम सब जने बैठ के 1/1 प्लस 1/1, नहीं, सीधा 1/1 सेम वैल्यू है तो 1/3, ये 3 ओम आ ही गया। ये अज्यूम करते हुए कि आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं, PYQ वही अटेंड करेगा बच्चा जिसने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है।
2 ओम और 2 ओम क्या होगा 2/3। तो ये जो डायरेक्ट अपन लिख पा रहे हैं यही टेक्निक काम आती है चलते एग्जाम में। अब ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तीनों को ऐड कर दीजिए आप। 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3, तो 1/3 प्लस 2/3 ये तो खुद ही 1 है, प्लस 3। 1/1/3 प्लस 2/3 इज व्हाट 1, तो 1 प्लस 3 विल बी, फाइनल आंसर विल बी 4 ओम। दैट्स इट। 4 ओम के ऑप्शन में दिख रहा है, जी हाँ। तो आपको इस स्पीड से इस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए। जहां क्वेश्चन में समय लगना है वो तो लग ही जाएगा, पर जो क्वेश्चन बहुत इजी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें आप समय ना गवाएं। चलें, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज के। इफ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर डबल्ड देन द न्यू रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर विल बी। 2018 बोले कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए। क्वेश्चन में दिया हुआ है वो रेजिस्टिविटी का नाम है के, तो रेजिस्टिविटी को अपन के मान रहे हैं। अब मैं उस रेजिस्टेंस का लेंथ बदलूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलूं, अगर जब तक मटेरियल नहीं बदल रहा है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, जो कि क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो उसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्यों बदलेगी। अच्छा सॉरी, कंडक्टिविटी था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज के ना, हाँ तो ठीक है। रेजिस्टिविटी ही की वैल्यू थी, रो की वैल्यू के मान रहे हैं, तो बोले के बदलेगा क्या, बोले के नहीं बदलेगा, देयर विल बी नो चेंज। क्या बदलेगा, रेजिस्टेंस बदल सकता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एज वेल एज द फिजिकल डायमेंशंस। फिजिकल डायमेंशन बदलोगे रेजिस्टेंस बदलेगा, मटेरियल बदलोगे रेजिस्टेंस बदलेगा। लेकिन फिजिकल डायमेंशन बदलने से मटेरियल थोड़ी बदलेगा, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। अगर आपने लेंथ, कॉपर वायर है उसकी लेंथ डबल कर दी, तो कॉपर वायर सिल्वर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, वो कॉपर ही रहेगा, तो रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। नेक्स्ट, स्टेज 1 2017 का क्वेश्चन, राजस्थान स्टेज 1 का। 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, देयर आर 6 ओम रेजिस्टेंस, जो सॉरी 3 रेजिस्टेंस है 6 ओम के, उनको पहले कनेक्ट करा गया है पैरेलल में, एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 15 वोल्ट बैटरी, द करंट थ्रू एनी वन ऑफ द रजिस्टर्स। अब यहां पर क्या है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तीनों पैरेलल में है, और बैटरी लगा रखी है हमारे यहाँ पे 15 वोल्ट की। तो अगर 15 वोल्ट की बैटरी है और बोला ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू करंट कितना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बचे हुए रेजिस्टेंस की वैल्यूज भी क्या है, ठीक है। तो इस 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बोले 15 वोल्ट, तो करंट, ये वाला करंट कितना होगा, बैटरी से कितना करंट निकला ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो ये आई की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट विल बी 15/6, 2.5 एम्पियर। तो एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है 2.5। हाँ, हमें क्वेश्चन ये पूछा होता कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करा, तो इट विल बी 3 टाइम्स आई, 7.5। तो यहां से 7.5 जाएगा, जो तीनों ब्रांच में 2.5 2.5 2.5 के फॉर्म में डिवाइड होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका आंसर बनेगा 2.5 एम्पियर। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है, तो इसलिए हम समय नहीं गवा रहे। स्पीड में जानबूझ के फास्ट रखिए, मुझे पता है इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चन इनमें क्या समय खराब करना, जहां अच्छा क्वेश्चन आएगा वहां हम समय देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, बड़ा चैप्टर आता है, 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम लगते हैं हर साल, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ही सिंपल होता है। अब कैसा क्वेश्चन है, 4 20 ओम के रेजिस्टेंस है, वो कनेक्ट कर रखे हैं सीरीज में, ठीक है साहब, 20 ओम 20 ओम 20 ओम 20 ओम, और उसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 20 वोल्ट, नाम दे रखा है इन्होंने ईएमएफ, ओपन सर्किटेड पोटेंशियल डिफरेंस इज ईएमएफ। तो ये 20 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है। पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी इसके अक्रॉस अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं, तो मुझे एक तरह से पूछा गया इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दो, और ये वैल्यू जो है ये है 20 ओम, ठीक है, या इसको ऐसे बोलें ये आर है, और आर की वैल्यू है 20 ओम। दो तरीके हैं, एक तो पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, उससे करंट निकालो, फिर उस करंट की वैल्यू को वापस इस आर से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। कैसा आएगा, चारों को जोड़ोगे क्या आएगा, 20 को 4 बार जोड़ो कितना आएगा, 80 ओम। 80 ओम 20 वोल्ट की बैटरी, करंट कितना जाएगा 20 डिवाइड बाई 80, यानी 1/4, 20/80, 1/4, 1/4 यानी यहाँ से करंट गया 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर वापस 20 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 5 वोल्ट, तो इसका आंसर है 5 वोल्ट। बट ये ऐसी अप्रोच हमको नहीं रखनी चाहिए, हमको डायरेक्ट करना चाहिए था। डायरेक्ट कैसे करना चाहिए था, सीरीज में है, रेजिस्टेंस के रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इक्वल है तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ऑलरेडी 1/4 होने वाला है, तो 20 का 1/4 कितना 5, तो स्टूडेंट को ऐसे करना चाहिए। ये लंबा मेथड है, ये कैलकुलेशन करके लंबा मेथड हो जाएगा। डायरेक्ट है आर 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 आर,
पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो कितना है 1:1:1:1, चारों में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू बराबर है, तो उन चारों को जब जोड़ेंगे तो 20 आना चाहिए, और चारों सेम वैल्यू के पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए 20/4, दैट इज 5 फोल्ड। ऐसे चलना चाहिए हमको आगे। चलें, राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2016 का क्वेश्चन पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग द कॉपर कंडक्टर दैट हैज लीस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू इज, इनमें से कौन सी कंडीशन में लीस्ट रेजिस्टेंस आ सकता है? तो आप लिखो R इज इक्वल टू कितना होता है रो L/A। लेंथ जितनी कम होगी उतना बढ़िया, लेंथ जितनी कम होगी उतना बढ़िया, मतलब लेंथ शॉर्ट और लॉन्ग में से मुझे शॉर्ट चूज करना चाहिए। यहां क्या दे रखा है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, थिक एंड थिन, हॉट एंड कूल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना आसान, यानी थिक और थिन में से मुझे थिक वाला चूज करना चाहिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी थिक। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो आप हॉट वायर लेंगे या कोल्ड लेंगे? कोल्ड लेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और आप लीस्ट रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं टेम्परेचर के हिसाब से कूल वाला लेना चाहिए, हॉट वाला लेना चाहिए। शॉर्ट, थिक एंड कूल, तो शॉर्ट, थिक एंड कूल इज दिस ऑप्शन, थिक, शॉर्ट एंड कूल। इस तरह का रेजिस्टेंस होगा, इस तरह का कंडक्टर लूंगा तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा एज कंपेयर टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। चले, एनटीसी स्टेज 1 2015, a certain household has consumed 200 units of energy during the month, उसकी वैल्यू जूल्स में क्या होगी? तो डायरेक्ट कन्वर्जन क्वेश्चन है ये। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में प्रीफिक्स है किलो, तो 1000 वॉट इनटू आवर्स में कितने सेकंड, 3600 सेकंड्स। तो रीअरेंज करो इस न्यूमेरिकल डेटा को, 3600 इंटू 1000 इट्स 3.6 इंटू 10 के पावर 6। वॉट सेकंड क्या बन गए? जूल। 1 वॉट क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड। 1 वॉट क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड। तो व्हाट इज 1 वॉट सेकंड? इट इज इक्वल टू 1 जूल। इसका मतलब वॉट और सेकंड यूनिट बन गई जूल्स में। पूछा है 200 यूनिट, एक यूनिट इतनी, तो 200 यूनिट कितनी? एक यूनिट में 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल्स। तो 200 यूनिट्स के अंदर कितने? बोले 200 इंटू 3.6 इंटू 10 के पावर 6, दैट्स इट। ये 2 जीरो या 10 की पावर में चढ़ा दो, 10 की पावर 8, 3.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 7.2। तो 7.2 इंटू 10 की पावर 8 जूल्स। ऑप्शन है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन बेस क्वेश्चन था। देखिए आप कितने बेस क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ा, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता आपका। पीवाईक्यू से बिल्कुल आइडिया लगता है हमारे को कि इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन भले 2 या 3 आएंगे, लेकिन आएंगे काफी सिंपल लॉजिक पे। When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point, then the potential difference between them 2 point is in a given circuit will be, कौन सा फॉर्मूला? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग चैप्टर यहीं से शुरू होता है एनसीईआरटी का 10th क्लास का। तो अब हमको बोला गया है कि जो वर्क डन है ये 1 जूल है और 1 कुलम चार्ज पे किया गया है, तो 1 जूल अपॉन 1 कुलम, इसका मतलब 1 जूल पर कुलम की बात कर रहे हो, कितना होगा? 1 वोल्ट ही तो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना है? 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स, एक कुलम के चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेकर गए, वर्क डन करा 1 जूल, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? बोले 1 वोल्ट। कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ले अगला लेते हैं, एनटीसी स्टेज 1 2015। 2015 के अंदर राजस्थान एनटीसी स्टेज 1 में है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इसको रीड्रॉ करें। रीड्रॉ जैसे करना शुरू करेंगे आपको आंसर दिखाई देने लग जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, आर 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 आर। अभी थोड़ी देर पहले एक मूवी भी आई थी आर आर आर। चले, राइट हैंड साइड में भी आर आर आर। तो ये आर 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 क्या है? ये तीनों के तीनों कैसे हैं? सीरीज में है भाई। ये तीनों तीनों कैसे हैं? सीरीज में, आर फिर आर फिर आर। तो अगर ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा? इन तीनों का एडिशन। इन तीनों का आप यहां से यहां क्या करें? ऐड कर दें। तो ऐड करके आप इसको यहां अप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 3R। ना इसको सॉल्व करना है अपने को। इसको सॉल्व करने का तरीका, यानी आर ए बी जब निकालने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आर ए बी में एक तो ये रेजिस्टेंस दिख रहा, इसे सीरीज में ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आर प्लस
अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R इंटू 3R प्लस ये रेजिस्टेंस फिर R है, ये वाला रेजिस्टेंस फिर R है, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू R दी हुई है, तो प्लस ये R। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? अगर R1 R2 दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है R इक्विवेलेंट। कब? जब दो रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू है R1 और R2 ये पैरेलल में हो, तो इसका R इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, तो यहां से वो निकाल सकते हैं। देखो ये वाला R और ये वाला R तो ऐड हो गए, ये तो बन गए 2R। इनका क्या हुआ? इनका हुआ R इंटू 3R अपॉन दोनों का एडिशन 4R। एक R काट दो, तो ये बना 3R बाय 4 और ये है 2R, तो एलसीएम लेंगे, ये 4 से जाएगा तो ये बनेगा 8, तो 8R प्लस 3R डिवाइड बाय 4, ये बनेगा 11R बाय 4। 11R बाय 4 क्या ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो ये आपको डायग्राम देख के टाइम नहीं खराब करना, आपको देखना है अच्छा ये ब्रांच में ये तीनों रेजिस्टेंस क्या थे, पैरेलल में थे, सॉरी सीरीज में थे, ये सीरीज में जो थे, तो इसका आंसर आया 3R, तो आप 3R रखें, बचा हुआ डायग्राम एज इट इज ड्रॉ कर दें। यहाँ से यहाँ कनेक्टेड था तो आपने वहीं से वहां तक ये 3R कनेक्ट करा, डायग्राम बचा हुआ दिखाई देने लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2014 के अंदर क्वेश्चन आया है, क्या पूछा है? करंट आई की वैल्यू और वोल्टेज वी की वैल्यू बता दो जो डायग्राम में पूछी गई है। आई हमेशा बैटरी से निकलता हुआ करंट पूछा नहीं जाएगा, ब्रांच में जाके पूछा है इन्होंने। इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट है आई, इसकी वैल्यू कितनी और इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना। बैटरी लगा रखी 12 वोल्ट की, 2 ओम, 6 ओम, 2 ओम और ये 2 ओम। ढंग से देखें तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना, अगर बैटरी का ये टर्मिनल हम 0 पे माने तो ये 12 वोल्ट पे, तो इसका मतलब ये 12 वोल्ट एज इट इज यहाँ गया, ये 0 यहाँ गया। साफ साफ कह सकते हो इस 6 ओम के अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है और ये बची हुई ब्रांच के अक्रॉस भी 12 वोल्ट का ही पोटेंशियल ड्रॉप है। तो ये 6 ओम और बची हुई ब्रांच का जो नेट रेजिस्टेंस है वो भी 6 ओम ही है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 12 वोल्ट। तो यहां जो करंट जाएगा आई उसकी वैल्यू कितनी होगी? यहां से नहीं, सिर्फ इस 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट, इस 6 ओम के अक्रॉस भी 12 वोल्ट, मतलब दोनों ब्रांच में करंट भी सेम आई और आई। तो आई की वैल्यू कितनी होगी? आप लिख सकते हैं 12/6 इक्वल टू 2 एम्पियर। ढंग से देखें इस डायग्राम में, ये चीज क्या है? ये वही तो आई करंट है, ये आई करंट यहां से गया, यहां गया, इधर आया, यहां से पहुंचा, वापस गया, और इस 6 ओम के अंदर भी नेट करंट आई ही जाएगा जिसकी वैल्यू है 2 एम्पियर। तो इस आई का आंसर तो आ गया एक 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर दो ऑप्शन में दिख रहा है, यहां और यहां। अच्छा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा? करंट है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना? 2 इंटू 2 4 वोल्ट। तो ऑप्शन इज 2 एम्पियर कॉमा 4 वोल्ट। बिल्कुल बेस क्वेश्चन है। जितना करंट इस ब्रांच में एंटर करेगा वही करंट इन तीनों रेजिस्टेंस 2 ओम के थ्रू गुजरा होगा, ऐसे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था ये भी। स्टेज 1 2013 एनटीएससी स्टेज 1 राजस्थान, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ये हमने अभी भी किया, 1 जूल पर कुलम। कैसे? V इज इक्वल टू W बाय Q, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन की यूनिट है जूल, चार्ज की यूनिट है कुलम, पोटेंशियल ड्रॉप की यूनिट है वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कुलम, तो यही पूछा है इन्होंने, 1 वोल्ट कितना आएगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कुलम, तो 1 जूल डिवाइडेड बाय कुलम्स। ये भी सीधा क्वेश्चन है, इसमें भी हम समय ज्यादा नहीं खराब करना चाहते। आगे बढ़ते हैं। एनटी स्टेज 1 2013 का ही एक और क्वेश्चन। ऑन अ बल्ब इट इज रिटन 220 वोल्ट एंड 60 वॉट, 220 वोल्ट और 60 वॉट की रेटिंग गिवन है। पूछा है बता दो भैया उसका रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का, और अगर उस बल्ब को हम इसी 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करें तो करंट भी कितना होना चाहिए। कैसा बनेगा? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक कंपनी बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे फिक्स करती है? वो ये अज्यूम करती है कितने वोल्टेज के अक्रॉस उसे कनेक्ट किया जाएगा, जो जनरली 220 वोल्ट ही होता है। हाँ 220 वोल्ट ही क्वेश्चन में भी गिवन है। 60 वॉट का एक बल्ब बनाना है तो उसका रेजिस्टेंस कंपनी कैसे डिसाइड करती है? वो कहती है 220 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय जितने बल्ब का जितनी पावर रेटिंग करनी है वो P, तो 220 का स्क्वायर 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर रेटिंग मुझे चाहिए 60 वॉट की, एक जीरो उड़ा दो, 2 से काटो 3, ये बना 11, तो ये 220 इंटू 11 बाय 3, 220 इंटू 11 कितना बन के आएगा आपका?
2420, एक जीरो तो अलग है, 11 इंटू 11 करो पहले दिमाग में, 121, 121 का डबल कर दो तो 242, और एक पीछे जीरो था ही, तो 2420 डिवाइड बाय 3, अगर एग्जैक्ट 2400 होता तो आंसर आता 800, 2400 डिवाइड बाय 3, तो 800 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 20 और आ गया, तो 806 पॉइंट, ये 20 का और आ गया तो 806 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 806.66 ये रहा, ये एक ही डेटा है। क्रॉस वेरीफाई कर लो उसके करंट से, करंट की वैल्यू क्या होती, पावर का एक और फॉर्मूला बनता, P इज इक्वल टू वी आई, तो यहां से आप I लिख दो, ये बनेगा P अपॉन V, पावर है 60 वॉट, वोल्टेज है 220, 0 डाउ, ये बना 3/11, 3/11 ऑब्वियसली बात है 0.27 के आसपास होगा। आप चाहें तो ये एक्सरसाइज बचा सकते थे, देखें करंट तीनों में 1, 2 और 3 और ये चारों करंट की वैल्यू अलग है, इन तीनों में करंट की वैल्यू 1 से बड़ी है, आपको पता है आंसर 1 से छोटा आएगा 0.27, तो आप चाहें तो ये कैलकुलेशन बचा सकते थे। ठीक है, ये अभी भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, अभी भी एकदम सिंपल लेवल पे ही चल रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2007। अब देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का, जो कई सारे साल पहले आया था, 2007, काफी टाइम हो गया। अब क्या ये ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक जो है कई सारे बोर्ड्स के अंदर नहीं है, एनसीईआरटी की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर उसके अंदर हम नहीं पढ़ाते क्लास 10th लेवल पे। और अच्छा, ट्रांसफॉर्मर अगर है भी तो इसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो है कि टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्राइमरी कॉइल के साथ चाहिए, अगर ऐसा होगा तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। यह P फॉर प्राइमरी कॉइल, S इज फॉर सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस अगर आपको ईएमएफ चाहिए, जो कि इन्होंने ES करके डिनोट करा है, तो पहली कंडीशन है कि इस पर्टिकुलर सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो समय के साथ बदल रही हों, वो चाहिए सेकेंडरी कॉइल के साथ। वो तब आएंगी जब प्राइमरी कॉइल के साथ ऐसा हो रहा हो। प्राइमरी कॉइल के साथ आपने एनर्जी का सोर्स लगा रखा है, तो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टाइम वेराइंग, समय के साथ बदलती हुई तब होंगी जब यहां पर करंट की वैल्यू बदल रही हो। करंट की वैल्यू बदलेगी और उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो लैमिनेटेड कोर शीट्स होती हैं उसके थ्रू वो फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल के साथ भी एसोसिएट होगा। अब अगर प्राइमरी के साथ ही टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है तो सेकेंडरी के साथ कहां से एसोसिएट हो पाएगा, क्योंकि आपने क्या करा है, प्राइमरी में लगा रखा है एक डीसी सोर्स। तो डीसी सोर्स लगते इसका आंसर क्या है कि सेकेंडरी कॉइल के साथ भैया कुछ नहीं है। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है? मैग्नेटिक फ्लक्स है मगर वो कांस्टेंट है, वो टाइम वेराइंग नहीं है। अगर वो टाइम वेराइंग नहीं है तो इसका आंसर जीरो, कुछ सोचना नहीं, जीरो। टाइम वेराइंग होता तो बात करते, टाइम वेराइंग है ही नहीं। 2007 में ही एक क्वेश्चन और है, मटेरियल ऑफ हीटिंग एलिमेंट अच्छा खासा हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और उसकी रजिस्टिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि I2R के हिसाब से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करी जा सके। कम करंट पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो हीट जो है अच्छी खासी प्रोड्यूस होगी। तो रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब इसे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को ज्यादा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रो की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बोले हाई या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले, एक ही टर्म है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो I2R आप नॉर्मल से करंट पे भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे, और हीटिंग एलिमेंट का तो काम ही है हीट ज्यादा प्रोड्यूस करो कम करंट पे भी। हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, आप प्रेस कर रहे थे कपड़े के, जो हीटिंग एलिमेंट था उसका मेल्टिंग पॉइंट ही कम था, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हुआ सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा नहीं चाहते हम। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चले 2006 का क्वेश्चन क्या पूछा है, हमको पूछा है बता दो भैया इस 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना, यही पूछा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। उसको आप ऐसे बोलोगे, जो भी करंट इस ब्रांच में जा रहा है I1, वो I1 20 ओम के थ्रू भी उतना ही होगा और 5 ओम के थ्रू भी उतना ही होगा। ऊपर कितना है 8 ओम और 2 ओम, नेट करंट कितना एंटर कर रहा है 2.1 एम्पियर। तो ये तो वही कहानी हो गई, ये भी पढ़ते हैं क्लास में। एक आई करंट इस ब्रांच में एंटर हो रहा है और ये ब्रांच है दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 एंड R2। इधर करंट गया I1, इधर करंट गया I2। तो ये निकालने का तरीका, याद रखने का तरीका क्या था, I1 कैसे निकालते थे आप, बोले जो भी करंट एंटर कर रहा है नेटवर्क में इनटू
अब R1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालने जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, R1 ब्रांच में करंट निकाल रहे हैं तो दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस विच इज R2 डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। ये याद रखने का तरीका है, बाकी इसको बकायदा प्रॉपर तरीके से निकालते हैं इस फॉर्मूले को हम। क्या आ जाएगा आंसर, आपको निकालना है नीचे वाली ब्रांच में, इसको मैंने बोल दिया I1, ऊपर बोल दिया I2, तो I1 कितना होगा, तो I1 होगा नेट करंट एंटरिंग द सिस्टम 2.1 इनटू इस, ये पैरेलल रेजिस्टेंस हो गया, ऊपर भी एक रेजिस्टेंस हो गया, दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। नीचे वाले को मान लिया मैंने R1, ऊपर वाले को मान लिया R2। R2 मतलब दोनों का जोड़, केवल 8 ओम नहीं ले सकते, 8 + 2 10, और नीचे कितना 20 + 5 25, तो हम बोल रहे हैं दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 10 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, ऊपर 10 नीचे 25, तो 10 + 25, इसी लॉजिक से चल रहे हैं। 10 + 25 इज 35, 2.1 इंटू 10 इज 21, तो 21/35, 7 से काटो 3/5, 2 से मल्टीप्लाई करो 6/10, 6/10 इज 0.6, तो 0.6 एम्पियर आएगा। अब अगर इस तरह के फॉर्मूले, ये ट्रिक्स अगर हमको नहीं पता, इनको हम चीज़ों को याद नहीं रखते हैं रिजल्ट्स को, तो आपका समय खराब होने वाला है। क्या करोगे आप पहले इनका इक्वल रेजिस्टेंस निकालोगे बैठ के, फिर उसको 2.1 से मल्टीप्लाई करोगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, फिर उस नेट पोटेंशियल डिफरेंस से इस ब्रांच का करंट निकालोगे। क्यों समय खराब करना, नहीं सीधा निकालो। ये ट्रिक्स आती हैं, ये होता है काम जो यहाँ पे हम उत्कर्ष में भी क्लासेस के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये ट्रिक्स हमारे काम की हैं, ये बहुत चीज़ें हमको फटाफट सॉल्व करने में मदद करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाते हैं कम समय में, वरना आप पूरा प्रोसेस लेके चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन हमने इतना फास्ट किया, इसके अंदर आपको कम से कम भी 45 से 50 सेकंड या 1 मिनट करीब एक्स्ट्रा लग सकता था, जो आपने बचाया ट्रिक्स से। चलें, एनटीसी स्टेज 1 2005, ये अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये एक बार दिल्ली बोर्ड में भी आया हुआ है, दिल्ली एनटीसी में भी आया हुआ है, यहाँ भी मिला है। पूछा इन तीनों रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट किया गया जैसा डायग्राम में दिख रहा है, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। देखने में क्या लग रहा है, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो 3 + 3 + 3 इज 9 ओम, बट ऐसा नहीं। आपको हमेशा इस तरह के सर्किट को रीड्रॉ करना चाहिए कि हमको पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। जैसे ये ए वाला पॉइंट, तो ये सारे कनेक्टिंग वायर पे सारे पॉइंट्स क्या हुआ है, ए, तो ये भी ए, मतलब अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं 5 वोल्ट पे, तो ये वाला पॉइंट भी 5 वोल्ट पे आ जाएगा। ये बी है, अगर ये 0 वोल्ट पे तो ये सारे पॉइंट 0 0 0 0 0, तो ये भी 0 पे, मतलब अगर ये बी वोल्टेज पे तो ये पॉइंट भी बी वोल्टेज पे। देखें ढंग से, देखें आंखें खोल के, सारे रेजिस्टेंस क्या है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये तीनों हो गए हैं पैरेलल। अगर आपको रीड्रॉ करें सर्किट को तो क्या होगा भाई, ये ए है, ए से बी तक क्या गया, एक 3 ओम रेजिस्टेंस बना दो, बढ़िया सा। अब अपन टाइम पास कर रहे हैं, आंसर तो पता है अपने को 1 ओम है। ए से बी फिर 3 ओम, फिर रीड्रॉ में 3 ओम, ए से बी 3 ओम, तो ये भी 3 ओम। तो एक्चुअल में देखने में लग रहा था सीरीज में, जबकि ये तीनों रेजिस्टेंस क्या निकले, पैरेलल में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और भी कुछ ओलंपियाड्स में पूछा गया है, इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि देखने में कुछ और है और एक्चुअली आंसर कुछ और निकल के आता है। देखने में सीरीज है जबकि है ये पैरेलल, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर्स का खेल है जो आपने यहाँ से यहाँ कनेक्ट करें। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3 3 3, तीनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में, आंसर इज 1 ओम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज का। देखें 2005 में पहले सिलेबस में था, आजकल अब एनसीईआरटी में डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, तो जहां जहां जिस बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो कर रही है उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, अदरवाइज दिस इज अ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। हमको पूछा है गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ओम, और यहाँ जो रेजिस्टेंस है 10 ओम, अगर इसको हम बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2, इससे कहते हैं हम R3, और यहाँ जो ब्रांच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो है R4, तो बैलेंस व्हीट स्टोन कंडीशन होती है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। रीअरेंज भी कर सकते हैं, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, R3 इधर भेज दो, R2 उधर भेज दो, चलेगा। ये है कंडीशन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो गैल्वेनोमीटर आपने बी और डी टर्मिनल के अक्रॉस लगा रखा है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ये पूछा, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस x इन ओम्स व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड विल बी। अब ये x ओम रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कैसे दे रखा है, ये है 10/10, यानी ये रेशियो है 1:1। 10/10 इज इक्वल टू 4 समथिंग। अब ये समथिंग की वैल्यू वापस 4 ही आनी चाहिए, और वो 4 कैसे आएगी, वो कह रहा है कि भैया 8 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया है x ओम के, तो बताओ x की वैल्यू क्या।
तो एक तरह से वो कह रहा है कि 8 पैरेलल विथ x की वैल्यू है 4, तो x कितना, x 8 ही तो होगा भैया। दो 8 ओम के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगेंगे तभी तो 4 ओम बनेगा, तो x की वैल्यू 8 ओम। तो आप इसको ऐसे करें, एक एक चीज हर बार फॉर्मूला लिख लिख के सॉल्व करके आप समय चलते पेपर में हमें नहीं गंवाना चाहिए। देखें कितना सीधा सीधा क्वेश्चन है, इवन बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज भी है तो भी क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है इन्होंने। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 2018, देखिए राजस्थान से बाहर निकल के थोड़े दिल्ली के क्वेश्चन चेक करते हैं। अ हीटर कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, दो टुकड़ों में डिवाइड करी गई। इफ वन पार्ट इज यूज्ड इन द हीटर नाउ द हीट जनरेटेड विल बिकम, क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, पावर जितनी जनरेट हो रही है v² अपॉन r, यानी हीट इतनी इसी रेट पे जनरेट हो रही है। सेम टाइम की बात करेंगे तो पावर इंटू टाइम कर देंगे उसको। अब वो कह रहे हैं रजिस्ट वोल्टेज आप बदल नहीं रहे हो, हीटर में से कॉइल कट करके वापस लगा रहे हो, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ को कर दिया आपने हाफ, तो रेजिस्टेंस नया कितना हो गया, हाफ। रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कीपिंग वी कांस्टेंट। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखेंगे। हीटर का वो वायर लेंगे, कट करेंगे हाफ में, बचा हुआ वायर वापस सेम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्ट करेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को फॉलो करा जा रहा है। आर की वैल्यू हाफ हो रही तो पावर विल गेट डबल्ड, पावर विल गेट डबल्ड। रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ तो पावर विल बिकम डबल, v² अपॉन r से आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। I²R के लिए ना जाएं क्योंकि I की वैल्यू फिर चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट भी बदल जाएगा। तो कुछ बच्चे हमेशा ऐसे लगे रहते हैं कि सर हमने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था I²RT, एक तो ये पावर की बात क्यों कर रहे हो, उसको मैं H/T लेके चल रहा हूँ। हम ये अज्यूम करेंगे दोनों दोनों जो हीटर के जो कंडीशंस दे रखी हैं उसको हमने सेम सेम टाइम के लिए ऑन रखा हीटर को, और फिर चेक करा कितनी कितनी हीट जनरेट हुई। ठीक है, I²R के लिए इसलिए ना जाएं क्योंकि I भी तो बदल जाएगा, रेजिस्टेंस बदलेगा तो आप इसको v²/r से करें। ठीक है, सीधा क्वेश्चन था, ये भी कुछ खास नहीं। 2018 दिल्ली का ही क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू फॉर एन अमीटर, अमीटर के लिए क्या क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये 4 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एन अमीटर ऑलवेज रीड्स लेसर देन द एक्चुअल करंट, बिल्कुल सही, क्योंकि अमीटर आइडियल नहीं होता। आइडियल अमीटर में बोलते हैं रेजिस्टेंस 0 है, वो कुछ भी एनर्जी नहीं खींचेगा, बट कुछ तो खींचेगा, कुछ तो एनर्जी लेगा भाई, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डिफ्लेक्शन तो कराना है नीडल का, तो कुछ तो एनर्जी कंज्यूम होगी। तो हल्की सी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ी बहुत रीडिंग हल्की सी कम होती है, तो इट इज लेसर देन द एक्चुअल करंट। यस, अमीटर रीड्स मोर नहीं। एन अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ, बिकॉज इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। यस, लो रेजिस्टेंस का डिवाइस होता है, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो ए और सी सही है। दूसरा वाला कह कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज इज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, नहीं, सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस लो होता है और वो करंट इजीली मेजर करके हमको दे सकता है। गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर से ही हम वोल्ट मीटर बनाते हैं, जिसका जिक्र भी हम क्लास 12th में करते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए और सी, दोनों आंसर सही है। एक तो अमीटर जो है एक्चुअल करंट से कम करंट मेजर करके देता है, दूसरा उसका रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। आइडियल अमीटर जनरली हम लेके चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, हम ये मान के चलते हैं कि अमीटर ने कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करा, कुछ भी एनर्जी नहीं खींची है और सारा सारा करंट उसने अपने को एक्चुअली दे दिया है। बट ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल केसेस में, अमीटर थोड़ी सी रीडिंग हल्की सी कम शो करेगा एक्चुअल करंट से, क्योंकि कुछ एनर्जी वो खुद भी कंज्यूम कर लेगा। वेस्ट बंगाल का एनटीएस स्टेज 1 2017 का क्वेश्चन। दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको मेंटेन कर रखा है एक पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट पे। एक इलेक्ट्रॉन मूव करके गया कैथोड से एनोड, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अरे भैया वही क्वेश्चन घूम के, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। एक चार्ज q को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दो तो उसके ऊपर कितना वर्क डन करा गया, w। अच्छा, वो जो वर्क डन किया गया वो किस फॉर्म में मिलेगा उस चार्ज को, उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, वो चलने लगेगा, मोशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन चलने लग गया, 50 वोल्ट से आपने चार्ज किया, तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस था 50 वोल्ट, तो 50 इंटू 1.6 कर दो, 10⁻⁻19 तो है ही हमारे पास। 50 का जीरो उड़ा देगा पॉइंट को, तो 16, 16 5 जा 80, तो यहाँ से बनेगा 80 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, जूल्स में आएगा आंसर। कुलम में रखोगे, इसको वोल्ट में रखोगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा जूल्स में। ये वर्क डन, इतना वर्क डन उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे किया गया, तो बोला आपने क्या, हमने तो इतना वर्क डन कर दिया। अब जो वर्क डन करा वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। अगर पहले इलेक्ट्रॉन बेचारा जीरो काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास आया था, उसको आपने 50 वोल्ट से एक्सेलरेट करा दिया,
तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करके चल गया, वो चला गया, ये रहा। तो इसका आंसर ये रहा, 18 × 10⁻⁹ जूल। देखें इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं स्टेज 1 में। हरियाणा, हरियाणा का एनटीएस स्टेज 1 2017, 3 इक्वल रेजिस्टेंस की है, 3 इक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स। 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, सपोज स्मॉल आर मान लेते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। तो जो सीरीज में कनेक्टेड थे तो रेजिस्टेंस था कैपिटल आर विच इज इक्वल टू 3 × स्मॉल आर ऑफ अ सोर्स डिसिपेट 10 वॉट। ये सब रेजिस्टेंस तीनों मिलकर 10 वॉट की पावर डिसिपेट कर रहे हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, V²/R। तो ये हमने को दे रखा है 10, ठीक है, तो 10 = V²/R दे रखा है, ये पहली कंडीशन। फिर पूछा है अच्छा इन सभी रेजिस्टेंस को, इफ द सेम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन्हीं तीनों जो सीरीज में कनेक्टेड थे उनको हटा के इनको पैरेलल में जोड़ दिया और फिर वापस उसी वोल्टेज के अक्रॉस लगा दिया, तो बताओ अब नई पावर कितनी होगी। तो यहां से देखो V कांस्टेंट है दोनों केस में, आप कह रहे हो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाएंगे तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आपको सिर्फ इतना चेक करना है आपका रेजिस्टेंस पहले और बाद में जो है उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो जब सीरीज में लगाया तो 3R थे, जब पैरेलल में लगाया तो आपको पता है क्या आएगा, R/3। 3 रेजिस्टेंस R सीरीज में, फिर R की बात हो गई, R सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 3 × R। 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, R/3। तो अब जो नया रेजिस्टेंस है वो है R/3। हमारा पुराना रेजिस्टेंस और नया रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया है, ये 1/9 रह गया है, नहीं, R' = R/9 इन दोनों को कंपेयर करके। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पुराने रेजिस्टेंस से 1/9 रह रही है और मेरी पावर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो नई पावर क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स पुरानी पावर। ऐसा करना चाहिए इस क्वेश्चन को, पूरा लिख के हर एक फॉर्मूले को पूरा डिटेल में लिखना, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला चाहे आपका जो तरीका है वो इस्तेमाल करो। क्यों, दे रखा था यार ईएमएफ सेम है, मतलब V² सेम है, तो उसको उड़ा दो बीच में से। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब V कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो पावर घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगा तो पावर बढ़नी चाहिए, ये मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का। अच्छा, हमने R को कंपेयर किया, पहले 3R था रेजिस्टेंस, अब R/3 है, तो ये नया रेजिस्टेंस पुराने वाले का 1/9 हो रहा है, पहले 3 अब 1/3, तो 1/9 तो गया। तो रेजिस्टेंस अगर 1/9 थे तो पावर 9 गुना, पुरानी पावर है कितनी, 10 वॉट, तो नहीं कितनी, 90 वॉट। खत्म। ऐसा करो क्वेश्चंस को, एक एक डेटा नहीं निकालने बैठ सकते उसमें बहुत समझ आता है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB हरियाणा 2017। ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है, देखो कैसे लिखना शुरू करेंगे, ए पे खड़े हो जाओ और लिखना शुरू कर दो। ए का पोटेंशियल VA, आगे बढ़े, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल गेन करेंगे कि लॉस करेंगे। ये 0 वोल्ट पे है तो ये 3 वोल्ट पे होता, तो ये 0 मतलब 0+3 लिखूंगा। तो अगर मैं यहां इधर वाले लाइन पे किसी पॉइंट का वोल्टेज VA बोल रहा हूं तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा, VA+3। ठीक, आगे बढ़े फिर आया आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और कितना ड्रॉप होता है, V = IR, ओम्स लॉ। तो करंट कितना, 3 एम्पियर, ड्रॉप कितना, 3 × 1। ठीक है, तो इस टर्मिनल पे अगर सपोज 5 वोल्ट है तो 5 - 3 होने वाला है, तो यहां पर वोल्टेज कितना है, बोले VA+3। अब हम पोटेंशियल जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो रेजिस्टेंस से जब क्रॉस करके यहां खड़ा हूंगा मैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कितना हो रहा है, बोले करंट इनटू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। कहां पहुंच गए, यहां तक। एक और रेजिस्टेंस मिल गया, एक बार और पोटेंशियल ड्रॉप करवा दो, करंट तो अभी भी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर ही रहेगा, जी हाँ, तो 3 एम्पियर ही रहेगा। तो अब करंट कितना, 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना, 6 ओम। तो यहां से यहां पे फिर ड्रॉप हो रहा है, तो फिर माइनस साइन लगो, ड्रॉप हो रहा है मतलब माइनस, गेन हो रहा है तो प्लस, बोले -3 × 6, V = IR, 3 × 6 जितना 18 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे। बोले कहां पहुंच गए, बोले B पे पहुंच गए। तो ये जो सारा अपन ने निकाला क्या यही VB है, जी हाँ, तो इक्वल टू VB, बस कर दो सॉल्व। VA+3 - 3, बोले VA+3 - 3 -18 इक्वल टू VB। 3 3 काट दो, तो VA और VB को इधर लाओ, 18 को उधर भेजो,
तो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना आया 18। आंसर कितना, बोले 18 वोल्टेज है आंसर, ऑप्शन डी। तो देखें दूसरे स्टेट्स जैसे हरियाणा वगैरह यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं राजस्थान के मुकाबले। झारखंड एनटीएससी स्टेज 1 2017, बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट 100 वॉट। अगर इस बल्ब को 110 पे ऑपरेट करवा दें तो नई पावर कंज्यूम कितनी होगी। तो अब बल्ब पे अगर प्रिंटेड लिखा हुआ आ रहा है 220 वोल्ट 100 वॉट, बल्ब पे प्रिंटेड लिखा हुआ आ रहा है कि साहब ये 100 वॉट का बल्ब है, लेकिन कब, जब इसको आपने पोटेंशियल ड्रॉप 220 दिया हो तो। अगर आपने इस 220 वोल्ट की रेटिंग के साथ छेड़खानी करी है तो ये पक्की पक्की बात है, पावर भी 100 वॉट नहीं रहेगी। इस बल्ब के अंदर जो दोनों केसेस हैं, जब उसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करूं और मैं 110 वोल्ट पे ऑपरेट करूं, दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों में क्या सेम चीज रहेगी, रेजिस्टेंस सेम होगा। कंपनी ने इसका रेजिस्टेंस ये देख के बनाया, तो कंपनी बोलेगी साहब P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और जब इसको 110 वोल्ट के अक्रॉस ऑपरेट किया तो आप इस बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं बदल सकते थे, यानी आर की वैल्यू कांस्टेंट है। इस बार दो अलग अलग केसेस में आर की वैल्यू कांस्टेंट है। पहला केस तो है कि इसको 100 वॉट के एनर्जी पे कंजम्पशन कम मिलता है जब उसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करते। इस बल्ब का कुछ फिक्स रेजिस्टेंस है आर। आपने इस बल्ब को लिया, लैब में लेकर छेड़खानी करी, 110 वोल्ट पे ऑपरेट करवा दिया। तो यहां पर मैं क्या लिखना चाहूंगा, मैं लिखना चाहूंगा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, सिंस आर इज कांस्टेंट इन द टू केसेस। एक बल्ब 220 पे ऑपरेट करता, उसी बल्ब को उठा के 110 पे ऑपरेट कराया। मैं बल्ब के अंदर क्या चीज चेंज नहीं कर सकता, उसका रेजिस्टेंस नहीं बदल सकता। मतलब इस फॉर्मूले में आर कांस्टेंट है। जब दो अलग अलग केसेस लूंगा, मैंने क्या बदला, मैंने V की वैल्यू कर दी V/2। V 220 मैंने कर दिया 110, तो क्या हाफ कर दिया वोल्टेज, जी हाँ। तो पावर का क्या हुआ ये देखो, मैथमेटिक्स का आंसर बताओ फटाफट। V की वैल्यू हाफ होगी तो पावर इज 1/4। तो नई पावर कितनी होगी, बोले पुरानी पावर का 1/4। बोले नई पुरानी वाली पावर थी कितनी आपकी, बोले 100 वॉट थी, तो नई वाली कितनी, बोले 25। तो यहां समय बचा है। अब यहां बैठ के आप रेजिस्टेंस निकालने नहीं बैठे हैं आप लोग। रेजिस्टेंस निकालोगे फिर दोबारा रखोगे, वो सारे फैक्टर्स कैंसिल आउट है, पूछा ही नहीं क्वेश्चन में। पावर इज 1/4, सीधा आंसर 25 वॉट। ये इस्तेमाल करना सीखो, फिजिक्स में पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन चीजें इस्तेमाल करना सीखो। इस वाले केस में ये चेक करो पहले कांस्टेंट कौन है, V है क्या आर है। हीटर वाले केस के अंदर अपन ने V कांस्टेंट लेके पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बोला, यहाँ R कांस्टेंट था, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर बोला। तो ऐसे देखना पड़ेगा कि दो केसेस जो दिए उनमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, उसको फॉर्मूले से हटा दो। क्योंकि जब उसको लिख के अपन ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो इक्वेशन बना के डिवीजन कर रहे होंगे तो वो चीज वैसे कटने वाली है, वो चीज कटी जाएगी कहीं ना कहीं। तो उसको कैलकुलेट क्यों करना जब कटने वाली है। तो बोले 25 वॉट सीधा। 2017 यूपी एनटीएससी स्टेज 1 2017 में दो रेजिस्टेंस है 2 ओम के, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एंड इन पैरेलल सेपरेटली, अलग अलग सेपरेटली करा, इक्वल रेजिस्टेंस। चले तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ गया। सीरीज में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस कितना, 2 और 2 4, 4 ऑप्शन में है, यहां भी है यहां भी है। जब उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे 2 और 2 को 1, तो दोनों केसेस में आंसर है 4 और 1। ये तो हलवा क्वेश्चन आ गया बीच में एकदम। चलें 2017 दिल्ली का, दिल्ली एंटी स्टेज 1 2017 क्या कह रहा है क्वेश्चन। रेजिस्टेंस का एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है भाई। उसको मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, और उसको वापस रीमोल्ड किया सच दैट इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पुराने वाले का n टाइम्स हो गया। जो उसका पहले जो एरिया था अब उसका हो गया n टाइम्स A। नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोले उसको जब पिघला के आपने जब रीमोल्ड किया, क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम रही, वो सेम रहा उसका वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम नहीं बदल सकता, उसका जो पुराना वॉल्यूम नया वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो पुराना वॉल्यूम है आप कह दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तो नया वॉल्यूम नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू नई लेंथ। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो नई वाली जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पुराने वाले की n टाइम्स है। ये क्वेश्चन में गिवन है डेटा, तो आप कह दोगे a डैश की जगह लिख सकता हूं मैं n टाइम्स a, l डैश का डेटा निकल जाएगा। देखो चीजें कट कर दो, यहां से क्या चीजें कटेंगी, यहां से a और a काट दो, तो l डैश की वैल्यू क्या आई l/n। तो जो नई लेंथ है ये जो छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, डिपेंड करता है वो तो स्मॉल n की वैल्यू पे। तो l डैश इज l/n। अब आप कहो भाई पुराना रेजिस्टेंस, बोले ये लो रो l/a, बोले नया रेजिस्टेंस r डैश इज टू रो l डैश बाय a डैश, बोले रखो वैल्यू l डैश कितना l/n, तो रो इनटू l/n होल डिवाइडेड बाय n टाइम्स a डैश कितना n टाइम्स a।
ढंग से देखें तो रो एल बाय ए का फैक्टर वापस एज इट इज आ गया, और ये जो एन है ये नीचे जाके इस एन से मल्टीप्लाई हुआ और डिनोमीटर में ही रखा 1/n² लिख दिया। रो एल बाय ए है हमारा पुराना रेजिस्टेंस, तो पुराना रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एन स्क्वायर इज योर न्यू रेजिस्टेंस, यही तो पूछा है r/n²। रीमोल्डिंग वाले से पता चला कि वॉल्यूम सेम रहेगा। इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते थे, स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, स्ट्रेच टू n टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या सॉरी कंप्रेस टू n टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी सेम आंसर होता है, वॉल्यूम सेम है। कहानी वॉल्यूम सेम रखकर अगर एरिया के बारे में दे रखा है तो लेंथ के बारे में पता कर लो, बस और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट लेते हैं, एनटीएससी स्टेज 1 छत्तीसगढ़ 2017, ये क्वेश्चन आया है। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी अलोंग विथ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, दो बैटरी लगा रखी है 12 वोल्ट 2 ओम, 12 वोल्ट 2 ओम दोनों जोड़ रखी है पैरेलल में। पूछा है इस 5 ओम के थ्रू करंट कितना। तो एक तो तरीका किरचॉफ्स लॉ से कर लो, किरचॉफ्स लॉ अगर आपको आता हो तो केवीएल केसीएल लगा लो, या तो और एक और भी छोटा कुछ तरीका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो कि इन दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट बैटरी निकाल लो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, मतलब सिस्टम को ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है तो उसका नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है, ई इक्विवेलेंट बनता है अगर दो ही वैल्यूज हैं तो E1/R1 प्लस E2/R2। अभी E1 E2 कौन है, ये 12 वोल्ट का डेटा, R1 R2 कौन है, इन बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि वापस 2 ओम ही है, होल डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। इससे तो आपके पास आएगा ई इक्विवेलेंट। डेटा निकाल के देखें कितना आता है, 12/2 प्लस 12/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2। 12/2 प्लस 12/2 कितना, 12 खुद, नीचे 1/2 प्लस 1/2 कितना, बोले 1, तो आंसर कितना 12 ओम ही आएगा, 12 वोल्ट ही आएगा। तो बोले ई इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 12 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना, तो यही जो है ये जो सेक्शन था ये 1/R इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि निकल के आया 1/2 प्लस 1/2 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल भी करूंगा तो ये 1/2 प्लस 1/2 कितना आता है 1, और 1 का रेसिप्रोकल 1 खुद ही होता है। तो आप कह सकते हो ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को मैं रीड्रॉ करना चाहूंगा, एक बैटरी 12 वोल्ट की, एक इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि है 1 ओम, और उस पूरे ब्रांच के पैरेलल में एक ही रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। हमने क्या करा, हमने इस ब्रांच का और इस ब्रांच का इक्विवेलेंट ब्रांच बना ली जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब तो कहानी बहुत आसान, 5 ओम के अक्रॉस उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना इस पूरी ब्रांच में कर रहा है। तो ये करंट आई की वैल्यू कितनी होगी, तो आई विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5, और ये 5 के साथ ये 1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का सीरीज में माना जाएगा, तो 5 + 1, तो 12/6 इज 2 एम्पियर्स। तो दिस मेक्स योर आंसर शॉर्ट। ये फॉर्मूला अप्लाई करने आते हैं, आंसर छोटा है, केवीएल केसीएल से बहुत टाइम खराब होगा, टाइम खराब नहीं होगा मतलब इस क्वेश्चन के लेवल पे वो लगाना समझदारी नहीं है, कहने का मतलब ये। एमपी मध्य प्रदेश स्टेज 1 2017, दो वायर्स सेम मटेरियल के हैं, मतलब रजिस्टिविटी सेम है, लेंथ है L और 2L, क्रॉस सेक्शन है 4A और A, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस वुड बी, तो आप लिखो R इज इक्वल टू रो L बाय A, रजिस्टिविटी सेम बोला है क्वेश्चन में, मटेरियल सेम है, मतलब मैं कह सकता हूं इट इंप्लाइज दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, रजिस्टिविटी की वैल्यू कटने वाली है, तो R1/R2 क्या बनेगा, बोले तो R1/R2 कितना बना भैया, L1/L2 इंटू A2/A1, क्योंकि A डिनोमीटर में है, इंटू, तो ऐसा फॉर्मूला देख के ये लिखना आना चाहिए। L1/L2 दे रखा है, कैसे दे रखा है, ये दिया, एक का L लेंथ है, एक की डबल है, तो L1/L2 का रेशियो कितना है L/2L, मतलब 1/2, तो ये रेशियो है 1/2। फिर A1/A2 कितना, पहला एरिया है 4A, दूसरा है A, मतलब A2 की वैल्यू है A, तो A/4A हुआ, तो क्या 4A/A, तो A उल्टा वाला घूम के ऊपर गया, तो ये बना 1/4, फाइनल आंसर 1/8। ऐसे करो, टाइम बचता है, एक ही चीज लिख लिखे रो अपन लिखें, दोनों इक्वेशन दो इक्वेशन बनाए, फिर रो को काटने का मतलब ही नहीं, सीधे कट रहा है 1/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का ही एनटीएससी स्टेज 1 2017, क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 रेजिस्टेंस 10 ओम के सीरीज में, क्या बनेगा 30 ओम,
इसके पैरेलल में एक 20 ओम, उसके पैरेलल में 20-20 सीरीज में कितने बने 40। आ गया, दिख गया आंसर, क्या आएगा 1/RAB कितना आना चाहिए बताएं भाई, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/40। लियो एलसीएम 120, ये गया 4 बार, ये गया 6 बार और ये गया 3। घुमा के उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो, 120 डिवाइड बाय 6 4 10 और ये 13, 120/13। 130 होता तो एग्जैक्ट आंसर 10 होता, 10 से छोटा आएगा। 13 9 117, तो 9 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है 9.23, खत्म। ऐसा करो फटाफट तो जल्दी होता है, तो मजे भी आते हैं आपको। आंध्र प्रदेश एनटीएस स्टेज 1 2015, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड, देखें वही मेल्टिंग वाला क्वेश्चन है, एंड इज मेड टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म वायर हुज लेंथ इज डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल। एल की वैल्यू डबल कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होगा, हाफ रह जाएगा। अभी भी किया था मेल्टिंग और मोल्ड रीमोल्ड करने वाला क्वेश्चन। तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू नई लेंथ इज इक्वल टू पुराना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू पुरानी लेंथ। यहां तक बात जमी। अब वो कह रहा है कि जो नई लेंथ है वो पुरानी वाली की कैसी है, डबल है, तो लेंथ की वैल्यू हो रही है डबल, तो एल डैश की जगह 2l। तो बोले ए डैश कितना, ए डैश आ जाएगा a/2। लेंथ खींच के डबल करोगे तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम सेम है, तो आप कह सकते हो एल एल यहां से काटा तो a डैश इज इक्वल टू a/2। a डैश a/2 है और l 2l है। पुराना रेजिस्टेंस था रो l/a, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा रो इंटू एल डैश, एल डैश में डायरेक्ट लिख रहा हूं 2l अपॉन a डैश, a डैश लिख रहे हैं a/2। ये 2 घूम के ऊपर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू रो l/a, मतलब पुराने रेजिस्टेंस का 4 गुना। पता कर लो पुराना रेजिस्टेंस है कितना, वो सीधा दिया 100 ओम, तो नया कितना 400। इतना फास्ट करना आना चाहिए, इससे भी फास्ट करना आना चाहिए आपको। देखें भाई, आंध्र प्रदेश एनटीएस स्टेज 1 2015, एक क्वेश्चन और, 500 वॉट 100 वोल्ट का क्या है, एक बल्ब है, इसकी रेटिंग है 500 वॉट 100 वोल्ट पे। इट इज यूज्ड इन अ सर्किट हैविंग अ 200 वोल्ट सप्लाई। क्या आपने सप्लाई सेम रखी, नहीं। अगर इसको सिर्फ यहीं अप्लाई करके छोड़ दिया जाए तो बल्ब क्या होगा, फ्यूज। 100 वोल्ट पे ऑपरेट करता था बल्ब हमारा बेचारा, आपने ऑपरेट कर दिया 200 वोल्ट पे, तो फ्यूज ही हो जाएगा। तो फ्यूज नहीं होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं अगले पॉइंट में, ही कह रहे हैं द रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी केप्ट इन सीरीज विद दिस पर्टिकुलर बल्ब सो दैट बल्ब ड्रॉज 500 वॉट। कि भैया बल्ब जो है 500 वॉट पे मस्त काम करे, तो कितने रेजिस्टेंस का वैल्यू का एक रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगाऊं। तो बोले कि ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं, एक रेजिस्टेंस, ये अपना बल्ब, ये बल्ब 500 वॉट पे ऑपरेट करना चाहिए, मैंने यहां से दे रखे हैं 200 वोल्ट। तो सारा खेल है रेटिंग समझने का। 500 वॉट पे बल्ब ऑपरेट कब करेगा, जब उसको 100 वोल्ट मिल रहे हैं और आप चाहते हो कि 500 वॉट की रेटिंग पे ऑपरेट करे। मतलब आपने क्वेश्चन में हमको बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 100 वोल्ट ही होना चाहिए, अदरवाइज ये 500 वॉट पे कैसे ऑपरेट करेगा। और आप चाहते हो कि 500 वॉट पे ऑपरेट करे, ये दिया हुआ है इन्होंने। तो अगर ये 500 वॉट पे ऑपरेट करे तो 100 वोल्ट ड्रॉप होने चाहिए। ये 200 वोल्ट है, 100 इसने लिए तो रेजिस्टेंस कितना खाएगा, बोले रेजिस्टेंस भी 100 वोल्ट ही लेगा। अब ये खेल वापस हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो अगर 1:1 है, मतलब इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो भी 1:1 है। साफ साफ कहना चाह रहे हैं अगर इसकी वैल्यू R है तो बल्ब का रेजिस्टेंस भी R ही है। तो मतलब आंसर कैसे निकाल लेंगे, जो भी बल्ब का रेजिस्टेंस है वही इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये एनालिसिस हमको फटाफट पकड़ में आना चाहिए। अब ये बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। P इज इक्वल टू V²/R, बोले तो R इज इक्वल टू V²/P। V कितना है अपना, V कितना दे रखा है 100, तो बोले 100 इंटू 100/500, 2 जीरो उड़ाओ, 100/5 20 ओम। तो बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम, अगर पास में जो लगाया गया रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू भी अगर 20 ओम है, तो ये 20 ओम, ये 20 ओम, 200 वोल्ट को बराबर आधा आधा हिस्सों में बांटेंगे 100 वोल्ट पे। और अगर ऐसा हुआ तो इस बल्ब को 100 वोल्ट मिल रहे हैं, तो ये पक्का पक्का 500 वॉट की रेट पे एनर्जी कंज्यूम करेगा, जो कि रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा घुमा के दिया है, बाकी कहानी बल्ब के रेजिस्टेंस की निकालने की थी, बस क्वेश्चन अच्छा बनाया इन्होंने। ये होना चाहिए 20 ओम। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप आगे बने रहे हमारे चैनल पे,
कुछ इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चंस और लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।